Hey guys, how are you all? Myself Bhavin sir from साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि थोड़ा बड़ा भी है, जिसका की नाम है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसको कह सकते हैं ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या है टॉपिक का नाम? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आप सब लोग अपने साथ हमारी टेक्स्ट बुक और साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर ले लीजिए। मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है, जरूरी सारी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करेंगे, फिर उसको समरी फॉर्म में एक बार लिख देंगे और उसके बाद डिटेल में अपनी नोटबुक में एक बार लिख दोगे। देखिए यहां पर सबसे पहले तो क्या कहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट economy of developed and developing country is separated on the basis of per capita income। ये ध्यान रखना है कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी या कंट्री को पर कैपिटा इनकम के ऊपर सेपरेट किया गया है। और उसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या कहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 per annum per capita income are categorized as developing economy। क्या याद रखना है? per capita income less than $735 पर एनम, ठीक है, पर ईयर। जो कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम एन्युअली $735 से कम है, उस कंट्री को हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है, उनके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि हाँ देखो ये डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो टोटल 9 पॉइंट्स हमको दिए हैं, तो ये 9 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। 9 पॉइंट याद रहेंगे तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन याद रख पाओगे। तो इसके अंदर सबसे पहला ही पॉइंट जो कि यहां पर वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है उसी से क्लियर हुआ, दैट इज लेस पर कैपिटा इनकम। देखो क्या है? लेस पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज लेस while the population growth rate is high। क्या बोला है? नेशनल इनकम इज लेस while population growth rate is high। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है जिसकी नेशनल इनकम मान लो 5% से इंक्रीज हो रही है और उसके सामने उसका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे 6% से राइज हो रहा है, तो पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली कम ही रहेगी, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ रही है उसके सामने पॉपुलेशन और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मैंने आपको आगे वाले पहले वाले सेशन में भी समझाया था, मैं यहां पर आपको और क्लियर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली के अंदर ही आप मान लो कि आपकी फैमिली में 2 लोग हैं, मम्मी पापा, और वो मंथली 10,000 रुपीज की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा 2 लोग हैं, 10,000 रुपए की फैमिली की इनकम है। मतलब क्या हुआ? पर हेड 5,000 रुपीज इनकम हुई, ठीक है। अभी सपोज आपके पापा या मम्मी या दोनों काम कर रहे हैं और दोनों की सैलरी बढ़ी, और अब जो न्यू इनकम है वो आपकी फैमिली की हो गई है 12,000 रुपए, ठीक है। मतलब आपकी इनकम जो पहले 10,000 थी वो बढ़कर 12,000 हो गई, बट आपके फैमिली में अभी आप भी ऐड हो गए एंड 3 मेंबर्स हो गए। पहले कितने मेंबर्स थे? 2 मेंबर्स। तो यहां पर देखो नेशनल इनकम के एंगल से देखे तो इनकम बढ़ गई, 10,000 की 12,000 हो गई, बट अब हम लोग इसको पर कैपिटा इनकम देखने जाए तो क्या होगा कि टोटल इनकम 12,000 डिवाइडेड बाय 3 मेंबर, यानी कि 3 लोग, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई? 4,000 हो गई। तो यहां पर देखो क्या देखने को मिला कि national income of developing country is less while population growth rate is high, so per capita income remains low। देखो per capita income क्या हुई? कम की कम ही रह गई। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ती है बट उसके सामने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम
लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज लो। तो यहां पर आप लोग 3 सेंटेंस बना के लिखोगे। सबसे पहले तो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। क्या लिखोगे? नेशनल इनकम जो है वो लेस है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है। सो नेक्स्ट लाइन में एरो करके लिखोगे पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। उसकी वजह से क्या होगा? तो नेक्स्ट थर्ड एरो बना के लिखोगे बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आल्सो रिमेन्स लो। क्लियर हुआ? 3 चीजें पहले लिखेंगे कि नेशनल इनकम जो है वो लेस होती है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से सेकंड पॉइंट पर कैपिटा इनकम कम रहती है, एंड तीसरा बिकॉज द पर कैपिटा इनकम इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आल्सो रिमेन्स लो। क्लियर? पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमने अभी देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, ये मेन वर्ड है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन 2%। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर। ये याद रखोगे कि डेवलपिंग कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% या उससे ज्यादा रेट पर होता है। तो डेवलपिंग कंट्री का एक फीचर क्या हो गया कि पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। नॉर्मली वो 2% या उससे ज्यादा का रहता है। तो दो ही सेंटेंस, 2 पॉइंट बना के लिखोगे। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मतलब ऐसे जो देश होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखो, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन क्या रहता है? एग्रीकल्चर। आप पॉइंट बना के लिखोगे मेन ऑक्यूपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर एंड मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि 60% जितने लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जबकि उसके सामने कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज अबाउट 26% ओनली। मतलब 60% लोग जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनकी तरफ से नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 26% ही होता है। तो यहां पर 3 पॉइंट आप 3 एरो बना के लिखोगे। ये समरी मैंने लिख के रखी है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर and nearly more than 60% of the people depends on agriculture for their employment purpose, whereas the contribution of agriculture in a national income is about 26% only. Main occupation 60%, employment and national income में contribution 26%. क्लियर? चलिए, ये चीज को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले तीनों के 3 पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपके 3 पॉइंट अच्छे से रिफर हो गए हो तो अब फोर्थ पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल यानी कि इम्प्रॉपर इनकम जो हो रही है, देश की इनकम, नेशनल इनकम, वो सभी लोगों के बीच में बराबर नहीं जा रही है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, जैसे कि हम लोग कहते हैं अदानी अंबानी बहुत अमीर हो रहे हैं, और कुछ लोगों को यानी कि गरीब लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं जाता है। अगर आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखा हो रजनीकांत वाला, तो उसके अंदर बोलता है वो डायलॉग कि रिच बिकम्स रिचर या रिच गेट्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब सड़क पे आ गया है। दैट शोज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप देखोगे कि कई साइड पर बहुत बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। आप जैसे मुकेश अंबानी का घर देख लो, एंटीलिया, अप्रोक्सीमेट 9,000 करोड़ रुपीस का एक घर है 3 या 5 लोगों के रहने के लिए। उसके सामने कितने सारे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं है। तो दैट शोज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए क्या कहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दो चीजों का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक इनकम का एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ये आपको डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये आगे के सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेजेस। मतलब आपको गांव में भी ये डिफरेंस देखने को मिलता है एंड सिटी में भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? तो 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री, देश के जो 20% अमीर लोग हैं, दैट शेयर्स द 40% ऑफ नेशनल इनकम। टॉप के 20% लोग जो है वो नेशनल इनकम का 40% कंट्रीब्यूशन रखते हैं, जबकि देश के बॉटम 20% की अगर हम लोग बात करें
तो वो नेशनल इनकम में सिर्फ 10% का ही शेयर लेते हैं। मतलब टॉप 20 को 40% और बॉटम 20 को सिर्फ 10%, जबकि एक्चुअली में जरूरत ज्यादा होती है बॉटम वालों को। बॉटम मतलब जो गरीब ज्यादा लोग हैं वो। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम, whereas poorest 20% यानी कि बॉटम के 20% पीपल शेयर ओनली 10% ऑफ नेशनल इनकम। एंड दिस concentration of income and property in economic is seen in the hand of rich people in the developing country। concentration मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना, कि सारे के सारे इनकम, प्रॉपर्टी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के पास ही जाता है, जबकि गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो यहां पर आपको 4 पॉइंट एरो बना के लिखने हैं, ये समरी फॉर्म मैंने बताया है, आप देख लीजिए ध्यान से कि unequal distribution of income and factor of production can be seen in developing economies या developing countries। This inequality can be seen in city and villages। और वो क्या होता है, तो 20% rich people of the country share 40% of national income, whereas poorest 20% of people of the country share only 10% of national income। And this concentration of income and property is seen in the hand of few rich people। क्लियर? तो चलिए वीडियो को एक बार पॉज करके ये फोर्थ नंबर के पॉइंट को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर फोर्थ पॉइंट हो गया हो तो उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, आवक का कोई स्रोत ना होना। तो देखिए, अनएम्प्लॉयड में बी काउंटेड एज इंपॉर्टेंट फीचर। अनएम्प्लॉयमेंट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। पहला सेंटेंस क्या लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इन दीज कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। टोटल लेबर के 3% से ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयड मिलते हैं। हालांकि हमारे देश की बात करें तो ये रेशियो थोड़ा और भी ज्यादा है। इन दीज कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे साल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीजन में उनको इनकम मिलती है, बाकी की सीजन वो लोग बेकार बैठते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश की बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो बारिश पे डिपेंड है, तो बारिश की सीजन में ही उनको जॉब मिलता है, काम मिलता है, बाकी की सीजन में नहीं। एक एग्जांपल है। उसी तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बंदा अपीयरेंटली ऐसा दिख रहा है कि वो काम कर रहा है, बट एक्चुअली में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे आपके पापा की एक शॉप है जिसमें वो महीने के 10,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। अभी आप घर पे हो और आप भी अपने पापा की दुकान पे ही बैठ रहे हो। अब आपके पापा और आप दोनों ही दुकान पे डेली काम करने के लिए जाते हो, पर आपकी जो इनकम है वो तो 10,000 पर मंथ ही रही है। मतलब अब क्या हुआ, आप देखने जाओ तो आप एम्प्लॉयड हो क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक दुकान में काम करने जा रहे हो, बट इनकम तो 10,000 की 10,000 ही रही। पहले सिर्फ पापा काम करते थे तो भी 10,000 थे, अब पापा और आप दोनों काम कर रहे हो तो भी 10,000 है। तो देखने पे ऐसा लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बट एक्चुअली में आपके काम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखने जाए तो एक्चुअली में आप भी अनएम्प्लॉयड हो। भले ही पूरी दुनिया को ऐसा दिखेगा कि आप काम पर जा रहे हो, बट आप अनएम्प्लॉयड हो। क्यों? बिकॉज इट इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह से होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी है। एंड द पीरियड ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। मतलब काफी लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 महीना अनएम्प्लॉयड रहे फिर आपको आपके लेवल के हिसाब से अच्छी जॉब मिल गई, ऐसा नहीं। काफी लंबे समय तक ये अनएम्प्लॉयमेंट चलती है। तो यहां पर भी आपको 3 पॉइंट लिखना है। तीनों पॉइंट समराइज्ड फॉर्म में फिर से एक बार याद करवा देता हूं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डिफरेंट यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन of more than 3% of total labor force. Unemployment in this developing country is 3% or more than of total labor force. And different types of unemployment can be seen. For example, seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. And moreover, the period of unemployment is also very high.
क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करके ये तीनों सेंटेंस क्विकली अपने माइंड में फिट कर दीजिए। जल्दी से मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन more than 3% of total labor, and different types of unemployment can be seen like seasonal, disguised, industrial, etc. and the period of unemployment is also very high. चलिए जल्दी से रिफर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर ये वाला पॉइंट आपका प्रिपेयर हो गया है तो उसके बाद 6th नंबर का पॉइंट, दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। देखो, पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री। अब पुअर हम किसे कहेंगे? तो पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज भी जो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड पुअर। क्या बोला है? people who are not able to satisfy their basic necessities like food, cloth, shelter, education, health, etc. They are called poor. And in developing countries, such people constitutes 1/3 of total population. समझ में आ रहा है कितना बड़ा हिस्सा देश की आबादी का 1/3 पार्ट ये पुअर है। मतलब के वो लोग अपनी ये बेसिक नेसेसिटी, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये तक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो वो सब लोग गरीब हो गए, ऐसा माना जाएगा। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट, 3 एरो बना के लिखोगे। देखो, सबसे पहला तो पॉवर्टी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री या इकोनॉमी। मेन ये पॉइंट है, पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नीड्स, people who are not able to satisfy their primary needs like food, cloth, shelter, health, education, etc. They are called poor. And 1/3 of the total population are poor in these developing countries. Clear हो रहा है? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये रिफर कर दीजिए और समरी नोट को भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। और जिसका 6 नंबर का पॉइंट हो जाए वो लोग एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके 1 to 6 नंबर के पॉइंट को अच्छे से क्विकली रिवाइज कर दीजिए। स्पेशली ये नोट्स, समरी नोट्स जो है वो लिख के उसको याद कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही आसानी से और जल्दी से सारे के सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। चलिए, जिसके भी 6 पॉइंट हो गए हैं, अब हम लोग आगे 7th नंबर के पॉइंट पर पहुंचेंगे। बट उससे पहले आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहा है, तो इसके सारे के सारे कंटेंट आप हमारी यूट्यूब चैनल साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स या हमारी एप्लीकेशन साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट के ऊपर से भी देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाएगी, जिससे आपको काफी कम टाइम के अंदर सारा एजुकेशन लेने में आसानी हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब दो टाइप की इकोनॉमी। देखो, एक होती है डेवलप्ड और दूसरी होती है डेवलपिंग। तो यहां पर द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम, बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। तो अब ये समझते हैं कि यहां पर ड्यूअल या मिक्स सिस्टम का मतलब क्या। तो एक तरफ हम लोग बहुत ही पीछे हैं और दूसरी साइड पर सेम कंट्री के अंदर ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। अगेन, मैंने आपको जो शिवाजी द बॉस वाला डायलॉग बताया था, जिसके अंदर एक सीन में दिखाता है, देखो मामा, कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती जा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हाई फाई लाइफस्टाइल है, जबकि दूसरी तरफ लोगों के पास खाने पीने के भी वांदे हैं, अच्छे से लाइफ नहीं जी सकते, खाना नहीं मिलता है, हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है। मतलब एक तरफ बहुत ही बिछड़े लोग हैं और एक तरफ बहुत ही एडवांस देखने को मिलता है। तो देखिए, यहां पर यही कहा है कि ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीन, मतलब अभी भी मशीन बहुत पुराने, जो कि मैन्युअल लेवल पर काम करते हो वैसे मशीन होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ थिंकिंग होना, मतलब जो आज से 40-50 साल 60 साल पहले लोग सोच रहे थे वैसी ही सोच अभी होना, मतलब साइंटिफिक सोच ना होना। लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेज, मतलब एक साइड पे आपको सारी गलत चीजें, नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है कि बैकवर्ड फार्मिंग है, ओल्ड मशीनरी सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है या ओल्ड है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी काफी कम है। उसके दूसरे साइड सिटीज के अंदर देर आर द सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इंप्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। मतलब एक तरफ जो गांव है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गांव और शहर में, बट एग्जांपल के तौर पे कि गांव में आपको ओल्ड फार्मिंग देखने को मिलता है या ओल्ड मशीनरी या ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर है या लेस प्रोडक्शन है, जबकि दूसरे साइड पर कुछ सिटी के अंदर आपको
कैसा देखने को मिलेगा? मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इसको एक बार क्विकली शॉर्ट में याद कर लेते हैं कि ड्यूअल इकोनॉमी में क्या होता है? द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्रीज इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। अब ड्यूअल और मिक्स में क्या होगा? ऑन वन साइडेड इन विलेज एरियाज विल सी बैकवर्ड फार्मिंग, old machinery, orthodox social structure, etc., less production, productivity, etc. Whereas on the other side, in some cities, you will find modern high-tech industries, new production process, high productivity, modern and sophisticated lifestyle, etc. Clear? तो तीन सेंटेंस है। एक तो पहला के ड्यूअल और मिक्स सिस्टम देखने को मिलती है, उसमें कौन सी दो चीजों का मिक्सर है? तो एक साइड पर बैकवर्ड ओल्ड, जबकि दूसरी साइड पर मॉडर्न न्यू। क्लियर? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट को रिफर कर लीजिए। चलिए अगर 7th पॉइंट समझ में आ गया है तो अभी हम 8th पॉइंट पे जा रहे हैं। देखो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके जरा फिर से देखिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिसमें क्या कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज होती है। अगर वो चीजें अच्छी है तो उस देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। तो देखो क्रूशियली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट, वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन हो, यहां पर एजुकेशन अच्छा हो मतलब टीचर्स अच्छे हो, जो टीचिंग फैसिलिटीज या सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम हो, ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स का एक्सेस हो, उसको हम कहेंगे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, सीवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बैंकिंग, ये सब बेसिक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आते हैं। अब डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम क्या है कि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है वो कैसी है? बहुत ही कम, आर लेस। ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कैसी है? कम है, लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। हिंडर्स यानी कि स्टॉप, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कम है जो कि देश के डेवलपमेंट को रोक देता है। तो यहां पर एक ही पॉइंट है वैसे तो कि क्रूशियल वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, बैंकिंग आर लेस इन दीज कंट्रीज विच हिंडर्स, हिंडर, हिंडर की जगह पर आप स्टॉप भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो बस एक ही सेंटेंस है कि वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, कुछ तीन चार फैसिलिटी का नाम लिख दीजिए। दे आर लेस इन दिस कंट्रीज विच हिंडर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? चलिए दोस्तों अगर 8 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो अब हमारा आखिरी पॉइंट दैट इज फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए पहले बेसिक समझ लीजिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है जो कि मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, तो वो जब एक्सपोर्ट करेंगे, पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है ये समझ लीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जो गुड्स हम हमारे देश के बाहर बेचते हैं दूसरे देशों में, और इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों में से हम लोग जो हमारे देश में मंगवाते हैं वो। अब हमारे देश में मंगवाते हैं मतलब खरीदते हैं, एंड एक्सपोर्ट करते हैं मतलब बेचते हैं। अब जो सेल कर रहे हैं वो अगर कम होगा तो ऑब्वियस है कि हमें कम इनकम होगी, और हम लोग जो खरीद रहे हैं बाहर से यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर महंगा है तो हमें ज्यादा एक्सपेंस देखने को मिलेगा। और डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हमारा एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट का होगा जो कि बहुत ही सस्ता होता है, तो इनकम कम होगी। उसके सामने हम लोग जो इंपोर्ट करवाते हैं दूसरे डेवलप्ड नेशंस में से वो क्या होता है? मशीनरी, टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें तो महंगी होती है, तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। और एक्सपोर्ट हमारी सस्ती चीजों का है तो हमें इनकम कम होती है, तो कम इनकम होती है एक्सपोर्ट पे और ज्यादा एक्सपेंस होता है हमारे इंपोर्ट पे, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड एडवर्स होता है। एडवर्स मतलब इनकम कम, एक्सपेंस ज्यादा। तो यही अपने को जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं क्या कहा है।
द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? दिस कंट्री मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट एज वेल एज मिनरल ऑर्स। अभी ये जो चीजें जिसका वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी खास बात क्या है? लेस डिमांड एंड लो रेट, मतलब उसकी डिमांड भी कम होती है और सस्ता भी होता है। तो एक बार फिर से कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑर्स विच आर लेस इन डिमांड एंड लो रेट, सो इनकम इज गेन बाय द एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स आर लेस। कैसी इनकम होती है? लेस इनकम होती है। जबकि उसके ऑपोजिट साइड हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के अंदर क्या चीजें आती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मशीनरी। अब ये चीजें कैसी होती है? महंगी होती है, कॉस्ट इज मोर, सो एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट राइजेस एंड दीज कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर एडवर्स। देखिए क्या हो रहा है, समराइज फॉर्म में देख लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज डिफरेंट। उसमें मेन क्या है? एक्सपोर्ट। कौन सी चीजों का हम एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रो एंड फार्म प्रोडक्ट एंड मिनरल ओर्स का, जिसकी खास बात क्या होती है कि लेस डिमांड एंड लो रेट, सो इनकम कैसी होती है? कम होती है। इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर हमें नुकसान होने वाला है। एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो कौन सी चीजों का कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड मशीनरी का, जो कि हाई प्राइस का होता है, सो एक्सपेंस कैसा होता है? ज्यादा होता है, मोर एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट। ये मेन वर्ड्स है। सो इसकी इफेक्ट क्या होती है? एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। मेन क्या याद रखोगे कि एक्सपोर्ट की इनकम कम होती है, इंपोर्ट का एक्सपेंस ज्यादा होता है। वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना, क्या कहा? एक्सपोर्ट की इनकम कम होती है, इंपोर्ट का एक्सपेंस ज्यादा होता है, विच क्रिएट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर फॉरेन ट्रेड। क्लियर? चलिए एक बार ध्यान से इस समरी नोट को पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए और सभी के सभी 9 के 9 पॉइंट को अच्छे से पढ़े। ये जो समरी नोट्स लिखी है उसमें आप अपनी नोटबुक में भी अच्छे से लिख दीजिए और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आपको अवेल करने हैं तो आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।